नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी की विशेष श्रृंखला 15 मिनट शो में। इसमें हम बात करेंगे आज हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला के टॉपिक की। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके पाठ्यक्रम में हिंदी को एक विषय के तौर पे शामिल किया गया। हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो आपको इस क्लास में अगले 15 मिनट तक बने रहना है। हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में आप सभी से पूछे गए हैं। अगर आप ऐसे ही और अन्य कक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आगे बढ़ सकते हैं। विस्तृत कक्षाएं भी हमारे चैनल पे लगातार आप सबको उपलब्ध कराई जाती हैं। आप हमारे साथ आगे बढ़ करके उनको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। देखो, जब भी वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला का मतलब होता है एक कह रहा है शब्द समूह को, शब्दों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो शब्द समूह को आप केवल वर्णमाला ना कह पाएंगे, ना ही वर्णों के संकलन को कह पाएंगे। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, ध्यान ये रखना है कि केवल और केवल समूह नहीं कहना है, नहीं तो आप वर्णों के संकलन इसको भी चुन सकते थे। वर्णों का संकलन मात्र होना ही आपका वर्णमाला नहीं बन जाता है। वर्णमाला के लिए जरूरी यह है कि वर्णों का समूह हो, साथ ही साथ कैसा हो, व्यवस्थित हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो सारे के सारे वर्ण आपके दिए गए हो, तभी वह आपके वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा जो है ना, भाषा क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। अगर आपसे भाषा के विषय में पूछा है तो ध्यान रखिएगा, भाषा 3 प्रकार की होती है। कैसे कैसे होती है? एक आपकी मौखिक होती है, एक आपकी क्या होती है, लिखित होती है, और एक आपकी सांकेतिक होती है। ठीक है, हम जब बात करेंगे भाई लिखित की बात करेंगे तो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है लिपि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। और जो लिपि चिन्ह होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? लिपि चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो देखो, व्यंजन वो होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है वो आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। और जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिनका क्या होता है? जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है वे आपके स्वर कहलाते हैं। लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाते तो आपके क्या बन जाते? आपके अक्षर बन जाते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि भाई लिपि चिन्ह का मतलब ही क्या है? लिपि चिन्ह का मतलब ही वर्ण है, और वर्णों का क्रमबद्ध समूह हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपका वर्णमाला बन जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो एक बार फिर से वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्योंकि सर्वनाम का मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, अक्षर का मतलब जो कभी क्षय ना हो, और क्रिया का मतलब कि कार्य के होने की स्थिति को जो बोध कराए वो क्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कुल मिलाकर आपको 33 व्यंजन देखने को मिलेंगे। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन। इसमें से आपके 25 व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्श हैं, 4 ऐसे व्यंजन जो आपके क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं, और फिर 4 ऐसे व्यंजन जो आपके ऊष्म या संघर्षी कहलाते हैं। इनको आप जोड़ लीजिए, 25 4 29 और 4 33 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका बी विकल्प है। अगला है कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? तो अर्ध विवृत स्वर आपका क्या है? है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि अर्धविवृत का मतलब जिसमें आपका आधा मुंह क्या रहता है? खुला रहता है, उनको हम अर्धविवृत कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? तो हम जानते हैं स्वर भाई हमारे दीर्घ भी है, प्लुत भी है और ह्रस्व भी है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, और प्लुत जो है जिसको हम ओम को उच्चारण में लेकर के आते हैं। तो सही उत्तर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि स्वर किसका भेद है? तो हम सभी जानते हैं भाई स्वर जो है वो किसका भेद है? वर्ण का भेद है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले आप सबको बता दें बीपीएससी एडीओ का बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है, और आप बिना देरी के इसके साथ जुड़ सकते हैं। आपको पेपर 1, 2 और 3 यानी कि लैंग्वेज और जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग सारे विषय आप सभी को पढ़ाए जा रहे हैं। अविलंब आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? नहीं है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त स्वर का मतलब जिसमें एक से ज्यादा स्वर जुड़, जैसे ए की बात करें तो इसमें आ और ई जुड़ा हुआ है, ऐसे ए की बात करें तो इसमें आ और ए जुड़ा हुआ है, ऊ की बात करें तो ऊ और ऊ जुड़ा हुआ है, और ओ की बात करें तो आ और ऊ जुड़ा हुआ है। तो क्या भाई संयुक्त स्वर कौन सा नहीं? आप बताएं। दीर्घ ऊ जो है यह संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि यह आपका क्या मूल दीर्घ स्वर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यह आपका मूल दीर्घ स्वर में आ जाएगा। बाकी आपका ए और ओ जो है यह आपके संयुक्त दीर्घ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये आपके संयुक्त दीर्घ कहलाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य होने का मतलब है कि उसका उच्चारण कंठ से भी हो और तालु से भी हो। तो ध्यान रखिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है और इचु यशाणाम तालु होता है, यानी कि आ और ई के मिलने से जो बनेगा उसी का उच्चारण क्या कंठ तालव्य होगा। ऐसे में आपका ए हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ई जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका तालु होता है, और इसका क्या होता है? कंठ होता है। और आप जानते ए कैसे बनता है? आ और ई के मिलने से
आ और ई के मिलने से आपका ए बन जाता है। आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो बात वही है, दोबारा से पूछा गया है, तो ए जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य हो जाएंगे। 12 का सही उत्तर आपको सी करना था। अगला प्रश्न आया, उसमें हम देखते हैं प्रश्न ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो कंठ तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ध्यान रखिएगा, ई की बात कर ले, इचु यषाणाम तालु होता है। सूत्र क्या है इसका? इचु यषाणाम तालु होता है। ई हो जाए पूरा का पूरा चा वर्ग हो जाए और या हो जाए इसके साथ साथ आपका शा हो जाए। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब इसमें से ढूंढ लीजिए, तो चा वर्ग में आपका छा आ जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी का की बात कर ले तो का उच्चारण स्थान क्या आपका कंठ है और ट इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। इसका उच्चारण आप ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते ई चा छ जा यहां इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तुरंत मैंने आपको बताया इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। सूत्र याद रखिए, इचु यषाणाम तालु होता है। ठीक है ना। विसर्जनीयाम कंठा होता है, रेटु रषाणाम मूर्धा होता है और पा वर्गीय आपका ओष्ठा होता है या उपुह उसको हम बोलते हैं। यानी कि मैं बता देता हूं आपको डिटेल में, पूरा का पूरा अ और इसके साथ साथ आ और फिर आपका पूरा का पूरा का वर्ग और फिर आपका हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। मूर्धन की बात करें तो कहते हैं री की बात कर लें, ऋतु रषाणाम मूर्धा। ठीक है ना। रा की बात कर लें, पूरा का पूरा की बात कर लें और शाह की बात कर लें, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तालव्य की बात करें तो इचु यषाणाम तालु होता है, यानी कि लघु और दीर्घ ई, पूरा का पूरा चावर्ग आपका और फिर या शाह, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। ओष्ठ की बात करें तो उ और इसके साथ साथ आपका वर्गी, पूरा का पूरा क्या होता है? ये ओष्ठ होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो चा छ जा झ यानी कि बी विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है। गा जो इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। ता था दा धना इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। पा फा बा भा मा इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ता थ द ध न पूरा का पूरा क्या होता है? दंत होता है। पूरा का पूरा क्या होता है? ता थ द ध न, पांचों जो है ये आपके दंत में आ जाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं भाई? स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर 25 है। कहां से कहां तक? तो का से लेकर के मां तक जो है ये आपके स्पर्श व्यंजन है। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखो भाई, का है, चा है, यहां दो लिख दिया, कुछ और होना चाहिए था। या जो है आपका ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये आपका कैसा व्यंजन है? ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि होने का मतलब या रा लावा, या रा लावा, यही आपके अंतस्थ हैं। जब देखो इसमें से कौन सा नहीं है? तो या है, रा है, बा आपका अंतस्थ नहीं है। आप बी नंबर विकल्प को सही कर लीजिए। इनमें से अंतस्थ वर्ण पूछा गया है, तो अंतस्थ ढूंढ रहे हैं भाई। हमने कहा कि इनमें से कौन अंतस्थ वर्ण है, पूछा गया है। अंतस्थ वर्ण पूछा गया तो हम वाह को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तालव्य शाह होता है आपका, मूर्धा शाह होता है, दंती शाह होता है और हा होता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखो जरा इसमें क्या जाए, गा जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह आपका क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो सही उत्तर हम सी को कर लेंगे। अगला प्रश्न है, उसके पहले बता दें, बिहार जीविका भर्ती 2025-26 के लिए हमारे बैचेस उपलब्ध हैं। सभी पदों के लिए अलग अलग बैच है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 299 से लेकर के 499 रुपए तक की फी है, जो कि अफोर्डेबल है, आप इसके साथ जुड़ जाइए। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? छा है, त्रा है, ज्ञा है आपका और स्रा है। जरा देखो इसमें से छा हो गया आपका, त्रा हो गया, स्रा हो गया, ये आपका सा जो है यह आपका क्या है? यह आपका ऊष्म व्यंजन है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 यानी कि 135 जो है वो आपका अल्पप्राण होता है। जरा देखो, का खा गा, है ना। गा जो है ये आपका क्या है? ये आपका अल्पप्राण है और ये आपका खा क्या है? ये आपका महाप्राण है। ध्यान रखिएगा, 135 अल्पप्राण होता है। 135 जो है आपका क्या होता है? यह आपका अल्पप्राण होता है और 2 और 4 जो है ये आपका क्या होता है? ये महाप्राण होता है। तो देखो यहां पर खा जो है ये दूसरा है, ये महाप्राण हो जाएगा। गा अल्पप्राण है, घा जो है ये चौथा है, आपका महाप्राण हो जाएगा। था ये आपका दूसरा है, महाप्राण हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका यहां पर सी
बी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो पांचों वर्गों का च ट त प, पांच वर्ग हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान ये रखना कि पांचों वर्ग को दूसरा और चौथा जो होता है, हमने अभी आपको बताया कि 24 याद रखना, ये क्या होते हैं? ये आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या होता है? दूसरा और चौथा होता है। अल्पप्राण 1, 3 और 5 होता है। घोष व्यंजन जो आपका 3, 4 और 5 घोष होता है, और 1 और 2 क्या होता है? अघोष होता है। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और अह को क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? अयोगवाह बनते हैं। अयोगवाह का मतलब है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में तो है, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं होती, यानी कि गिने नहीं जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों कितने भेद माने हैं? तो केवल और केवल 2 भेद माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने। 27 जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे, वो देखो उनको हम 3 प्रकार के बताते। कितने प्रकार के बताते हैं? 3 प्रकार के बताते। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो आपका अनुनासिक कहलाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? सभी स्पर्श व्यंजन, तो का च, देखो यह का लाहा दिया गया, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। या श दारा दिया गया, यह भी स्पर्श व्यंजन नहीं है। ह श राबा दिया, का च पद, ये सारे के सारे आपके स्पर्श व्यंजन है, यही आपको चुनना था। अगला रा का विवरण क्या है? तो रा आपका क्या है? देखो पहली बात तो कि रा जो है आपका ना, वो होता है लुंठित होता है। क्या होता है? लुंठित होता है। यही से आप पहचान लीजिए, लुंठित केवल इसी में दिया गया, बाकी किसी में लुंठित दिया नहीं गया है। तो रा की विशेषता होती है वर्त्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाएगा। 30 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि इचु यशाणाम तालु होता है। इचो यशाणाम तालु होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है? जिसमें स्वर रहित रा का प्रयोग किया गया है। तो देखो जहां पर आधा लगा होगा वहीं पर स्वर रहित है, क्योंकि जब स्वर लग जाएगा तो रा पूरा हो जाएगा। पुनर्निर्माण देखिए, इसमें आधा रा का प्रयोग लगातार किया गया, तो यह स्वर रहित है। अगले प्रश्न की बात, किस शब्द में री का स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि और आज, इसमें री का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सब ये क्या है? इसमें री का प्रयोग किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आप जानते हैं छात्रा ग्यासरा आपका होता है, तो ये आपका क्या संयुक्त है? इसमें आपका आधा जा और यहां मिलकर के क्या बना है? ज्ञा बना हुआ। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो आप जानते हैं आ ई उ, आ ई उ और री, यही आपके क्या है? 4 मूल स्वर हैं। तो ए आपका जो है मूल स्वर नहीं है, ये क्या है? ये आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है? यह आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, 72 यानी 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हमारे ऐप पर उपलब्ध है। केवल 999 रुपए में आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कौन से शब्द में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। ये मातृभूमि लिखा गया, ये री का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, ये री का प्रयोग किया, बाकी सब में रा का प्रयोग किया गया है। बाकी सब में रा का प्रयोग किया गया है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 11 है, आ से लेकर के और आपका आ को छोड़ देना है। ठीक है ना, जिसमें से आपके 4 मूल हैं और 7 आपके क्या हैं? दीर्घ हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम का के बाद आएगा। कैसे पूछा गया है? तो ध्यान ये रखिएगा, छा जब बताते हैं आप, तो छा जब बनाते हैं तो आधा का पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? आधा का पहले हम लिख लेते हैं, इसलिए का के बाद इसकी पहचान की जा रही है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई, जो कि आपका सी विकल्प हो जाएगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? उनको हम अघोष कहते हैं। यानी कि 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प है। अघोष होता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अघोष के लिए ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? ये आपका सघोष वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? खा, गा, फा, भा। तो फा को अमानक वर्ण माना गया हिंदी वर्णमाला में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। जितने क्वेश्चन यहां पे आपको कराया जा रहे सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो आप जानते हैं अंतस्थ का मतलब है या, रा, लावा, यही आपके क्या है? अंतस्थ है। तो इसमें आपको देखिए या, रा, वा दिख रहा है, हा आपका अंतस्थ नहीं, ये आपका क्या? ये आपका ऊष्म व्यंजन है। अगले प्रश्न की बात कर ले, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर में आती, घोष में, संयुक्त वर्ण में आती। तो आप जानते हैं संयुक्त वर्ण में आती है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। तो अघोष होने का मतलब है कि पहली बात तो भाई
और पहले दूसरे में आना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे भाई, पहली बात तो इसको अघोष होना चाहिए और महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण का दूसरा और चौथा होना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बन जाएगा आपका बी विकल्प बन जाएगा, सी विकल्प बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये अल्पप्राण ये सब आपके क्या है, ये अल्पप्राण तो हैं, लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका महाप्राण है और अघोष भी है। अगला है कि प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है, तो प्रा में पूर्ण वर्ण आपका रा आएगा, आधा पा और रा होता है, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, प्रा बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ, तो ओष्ठ क्या होता है, पा फा भा भा, इसमें से केवल और केवल भा है जो कि आपका ओष्ठ से उच्चारण होता है। बाकी तो स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ दिया गया था, लेकिन ओष्ठ वाले कितने, 5 ही हैं, तो तुरंत आप पाफा बाबा मा करके उच्चारण कर लीजिए, पाफा बाबा मा, तो भा आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता शब्द में आपकी युग्मक ध्वनि का प्रयोग किया गया है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा, तो मैंने आपको बता दिया अंग और अ है। और इसके बाद 50 में सघोष वर्ण कौन सा है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। अब मुझे 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ हमें यह भी बता दीजिएगा भाई हमारा ये प्रयास कैसा लगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 15 मिनट में हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 करके कवर करें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके आप सबके बीच प्रस्तुत किया जाए। केवल और केवल आपको यही 15 मिनट देखना होता है, उसके बाद आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और ऐसे सभी परीक्षा जहां पे हिंदी आएगा उसको आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। फिलहाल कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर और हमें बताइएगा हमारा प्रयास कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।